मेहनत की रोशनी से जलाओ अपना दीप। मेहनत की रोशनी से जलाओ अपना दीप। ज्ञान की राह पर बनकर चलो अदीप। संघर्ष ही देगा तुम्हें ऊंचाई की उड़ान। संघर्ष ही देगा तुम्हें ऊंचाई की उड़ान। विद्यार्थी हो तुम, बने तुम्हारा भविष्य महान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में एक बार पुनः जोरदार हार्दिक अभिनंदन वंदनम स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोगों ने आज की पूर्व की कक्षा में महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय को पढ़ा था, ठीक है, और उसको भली भांति प्रकार से समझा भी था। तो आज उसी विषय वस्तु को और अधिक सरल बनाने के लिए और अधिक आसान तरीके से, ताकि हम सभी के दिमाग में वो प्रत्येक चीजें बैठ जाएं, एकदम दिमाग में घुस जाएं, जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सभी लोग महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखें, ताकि उनकी विषय वस्तु हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए और एक भी प्रश्न उससे हमारा छूटने न। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्रस्तुत है आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है कि बाणभट्ट ने अपना परिचय दिया है। महाकवि बाणभट्ट ने अपना जीवन परिचय किस ग्रंथ में दिया है? तो कहां दिया है? हम सभी लोगों ने कल देखा था कि हर्षचरित के प्रथम 2.5 श्वास में और कादम्बरी की भूमिका के 10 से लेकर 20 श्लोक यानी कुल 11 श्लोकों में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हर्षचरित प्रथम 2.5 श्वास, ठीक है, प्रथम 2.5 श्वास। और कादम्बरी की भूमिका भाग में, कादम्बरी की भूमिका में, ठीक है, 10 से लेके 20 यानी कुल कितने श्लोक हो गए? 11 श्लोक में अपना परिचय दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, ठीक है, यानी हर्षचरित के प्रथम 2.5 श्वास और कादम्बरी की भूमिका भाग में अपना परिचय दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा उपर्युक्त दोनों, ठीक है। इसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु, अर्थपति, पाशुपत, कुबेर। तो बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु। अर्थपति कौन थे? बाणभट्ट के पितामह, ठीक। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? चित्रभानु। प्राय माता पिता से प्रश्न पूछा करता है परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की माता का क्या नाम? यानी बाणभट्ट की माता कौन थी? तो माता कौन थी? राज देवी, यही नाम था ना। बाणभट्ट की माता का नाम था राज देवी। बहन थी सुशीला। 2 भाई भी थे, कौन? चित्रसेन और मित्रसेन, 4 चचेरे भाई थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज देवी। आगे चलते हैं। बाणभट्ट के कितने भाई थे? तो बाणभट्ट के अभी बात हुई कि 2 भाई थे। कितने? 2। क्या नाम था? चित्रसेन और मित्रसेन, ये 2 बाणभट्ट के भाई थे, ठीक। आइए आगे चलते हैं। जहां चर्चा करा रहे हैं उस पर रुका जाएगा। बाणभट्ट निवासी थे, यानी बाणभट्ट कहाँ निवासी थे? उनका घर द्वार मकान कहाँ था? कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर काशी के। तो बाणभट्ट जी कहाँ निवासी थे? बिहार। बिहार में कहां पर? प्रीतिकूट नामक ग्राम में। और यह प्रीतिकूट था कहां? किस नदी के तट पर? सोन नदी के तट पर।
ठीक है। तो बिहार में सो नदी के तट पर बसा हुआ ग्राम प्रीतिकूट था, वहां के निवासी थे बाणभट्ट, जो वर्तमान कहां पड़ता है, शाहाबाद, आरा, बिहार। ठीक, आगे चलते हैं। बाढ़ का प्रीतिकूट नामक ग्राम किस नदी के तट पर स्थित था? तो बाढ़ का जो प्रीतिकूट नामक ग्राम था वो कहां था, सोन नदी के तट पर बसा हुआ था। किस नदी तट पर, सोन नदी के तट पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाढ़ का उपनयन संस्कार कब हुआ था? प्राय प्रश्न पूछता रहता है कि बाढ़ का उपनयन संस्कार कब हुआ था। तो बाढ़ का उपनयन संस्कार हुआ था 11 वर्ष की अवस्था में, और उस समय उपनयन संस्कार से ही विद्यारंभ होता था, विद्या का प्रारंभ होता था, विद्यार्थी पढ़ने जाता था। ठीक है। और बाणभट्ट के पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक। बाणभट्ट की माता की मृत्यु कब हुई थी? तो बाल्यकाल में, बचपन में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के किस भाई के कहने पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में आए थे? बाणभट्ट को हर्ष के दरबार में किसने बुलवाया था? तो कृष्ण बुलवाए थे, चित्रसेन, विक्रमादित्य, मित्रसेन। तो क्या से उत्तर जाएगा इसका, कृष्ण ने। जो हर्ष के भाई थे कृष्ण, इनके कहने पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में उपस्थित हुए थे। और हर्ष ने जब पहली बार इनको देखा तो उन्हें लगा कि तो महा दुष्ट इंसान है, उद्दंड है, और क्या कहकर पुकारा था, महानयम भुजंग। ठीक है। और बाद में एक उपाधि और दी थी हर्षवर्धन ने, उसका क्या था वह, वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती। तो महानयम भुजंग और वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती, बाणभट्ट को ये दोनों उपाधि किसने दिया था, हर्षवर्धन ने। ठीक है, आगे चलिए। बाणभट्ट को महानयम भुजंग किसने कहा था? तो अभी चर्चा हुई कि हर्षवर्धन ने कहा था महानयम भुजंग। और जितने प्रश्न इसमें बनाए गए हैं सब बहुत ही मेहनत से, प्रयास से बनाए गए हैं, सबके सब हमारी नोट से ही, हमारे बुक से ही है। तो इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि हल्के में लीजिएगा आप लोग, सभी प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, अति महत्वपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या है, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट को वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती, वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दिया था? अभी चर्चा हुई कि हर्षवर्धन ने। वाड़ी जिसके अधिकार में है, जिसके वशीभूत हो गई है, चक्रवर्ती सम्राट, तो किसने कहा था? हर्षवर्धन। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणभट्ट का सही वंश क्रम क्या है? बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, चर्चा हुई थी, एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित है। तो वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, दधीची। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बाणभट्ट के वंश के जो प्रथम पुरुष थे, जिनका उल्लेख मिलता है, जो सारस्वत के चचेरे भाई थे, दधीची और सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे वत्स, और वहीं से इनके वंश परंपरा का शुरुआत होता है। तो सबसे पहले थे वत्स, ठीक है, फिर कुबेर, फिर पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, फिर बाणभट्ट। तो जो पहला ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और बाकी सब असंगत है। अगला प्रश्न है, हर्ष का राज्याभिषेक हुआ था, हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 606 ईस्वी में हर्ष का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और हर्ष ने अपनी सारी संपत्ति प्रयागराज में भिक्षुओं ब्राह्मणों को दान में कब दी थी? 643 ईस्वी। और हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? तो 608
48 ईस्वी में। और हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत ब्रह्मपुत्र आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्ष की मृत्यु हुई थी 648 ईस्वी में। ठीक, अभी चर्चा हुई। 643 में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी ब्राह्मणों और भिक्षुओं को। और 606 में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, ये जो सब प्रश्न है सब ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। बाढ़ का समय क्या है? तो हर कवि की रचनाएं, उनका समय, उनके माता पिता, उनका निवास स्थान, ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए सभी लोगों को। तो उससे संबंधित है कि बाढ़ भट्ट का समय क्या था? 6वीं का उत्तरार्ध, 8वीं का पूर्वार्ध, 7वीं का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध? तो बाढ़ भट्ट का समय क्या था? 7वीं का पूर्वार्ध। ठीक, बाकी पर चर्चा करें यदि हम, तो 6वीं का उत्तरार्ध किसका समय था? महाकवि भारवी का। ठीक, और 8वीं का पूर्वार्ध किसका समय है? ये दंडी का है। ठीक, और 7वीं का उत्तरार्ध किसका समय है? ये महाकवि माघ का समय है। ठीक है, और 7वीं का पूर्वार्ध हो गया आपके बाण भट्ट जी का। 600 से 650 ईस्वी या 625 ईस्वी, जैसे आपको विकल्प में। तो सभी के सभी अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बाण भट्ट की मृत्यु के बाद शेष कादंबरी को किसने पूरा किया? इन सभी विषयों पर कल के क्लास में चर्चा हो चुकी है। उसी को और रिकॉल करने के लिए, प्रत्यास्मरण करने के लिए ये सब प्रश्न दिए गए। तो बाण की मृत्यु के बाद शेष कादंबरी को किसने पूरा किया था? तो इनके पुत्र कौन थे? भूषण भट्ट ने पूरा किया था। यानी कादंबरी के उत्तर भाग की रचना किसने किया था? भूषण भट्ट ने, जिसका अन्य नाम पुलिन भट्ट भी मिलता है। और जो कादंबरी का जो पूर्व भाग है, वह पूरी कादंबरी का लगभग 2/3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मनोरथ किसके पुत्र का नाम था? मनोरथ भारवी के पुत्र थे, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाण की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना कौन सी है? कादंबरी, हर्षचरित, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक क्या है? तो सबसे इनकी जो उत्कृष्ट रचना है वो क्या है? कादंबरी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, और इसके विषय में कहा भी जाता है कि कादंबरी रसज्ञानाम आहारो अपि न रोचते, जिसने कादंबरी के रस का आस्वादन कर लिया उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी उत्कृष्ट थी कादंबरी। और हर्षचरित इनकी प्रथम रचना है, प्रथम गद्य कृति है। ठीक है, और किसी ऐतिहासिक विषय पर आख्यायिका लिखने का या गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास है बाण भट्ट जी का। और चंडी शतक क्या है? यह मुक्तक काव्य है। मयूर भट्ट के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने चंडी शतक लिखा था, जिसमें दुर्गा की स्तुति से 100 श्लोक है। ठीक है, ये क्या है? मुक्तक काव्य। कितने श्लोक हैं? 100। किसकी स्तुति है? दुर्गा की स्तुति। और किस छंद में लिखा गया है? श्रगधरा छंद। श्रगधरा छंद में कितने वर्ड होते हैं? प्रत्येक पंक्ति में 21 21 वर्ड होते हैं, पूरे छंद में 84 वर्ड होते हैं। ठीक है, और मुकुट ताड़ितक क्या है? नाटक है। और ये इसका उपजीव क्या है? महाभारत। दुर्योधन की राज सत्ता का द्योतक जो मुकुट है उसको आधार में लिखा गया मुकुट ताड़ितक। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? पद्य कादंबरी और एक पार्वती पर्णे। ऐसा माना जाता है कि पार्वती पर्णे कालिदास के कुमार संभव पर लिखा गया, उसको आधार बना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। गौर रस क्या है? वीर। बार भट्ट किस रस कवि है? श्रृंगार रस के मूलतः कवि हैं। और दूसरे नंबर क्या आता है? वीर रस। ठीक है। और हर्षचरित क्या है? यह आख्यायिका है। आख्यायिका ऐतिहासिक होता है, इसका विभाजन उच्छ्वासों में होता है। इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। ठीक है। और हर्षित का प्रधान रस क्या है? वीर। गुण क्या है? ओज। ये सब चीजें आपको भली भांति प्रकार से पता होना चाहिए। ठीक है। और पढ़ाई में अपना पूरा दिल दिमाग एकदम लगा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में जो लगाएगा अपना दिल और दिमाग, पढ़ाई में जो लगाएगा अपना दिल और दिमाग, मंजिल झुकेगी उसके कदमों के संग। मंजिल झुकेगी उसके कदमों के संग। राह में चाहे कितने भी हो तूफान, राह में चाहे कितना भी हो तूफान, विद्यार्थी की लगन से सब हो गया आसान। तो एकदम दिल दिमाग लगन से जुड़ जाइए और एलटी की परीक्षा सब लोग उत्तीर्ण करिए। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस गुण के कवि हैं? इनका मुख्य गुण क्या था? इनका मुख्य गुण क्या था? ओज गुण। ठीक है। यद्यपि कादंबरी में जो संपूर्ण कादंबरी का प्रधान गुण क्या है? माधुर्य। संपूर्ण कादंबरी का मुख्य गुण क्या है? वो माधुर्य है। ठीक है। और तो बात, लेकिन अन्य जो सभी ग्रंथ है समझाई का मुख्य प्रधान गुण क्या है? ओज। और रीति क्या है? पांचाली। प्रसाद गुण के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बाण भट्ट के काव्य में किस रीति की प्रधानता है? कौन सी मुख्य रीति है? कौन रीति है? अभी चर्चा हुई, पांचाली रीति। और पांचाली रीति की क्या विशेषता है? शब्दार्थयो समूह पांचाली रीति दृश्यते। यानी जिस रीति में शब्द और अर्थ का उचित संयोजन होता है, वर्ण विषय के अनुरूप, वहां पांचाली रीति होती है। और यह वैदर्भी तथा गौड़ी का मिश्रण होता है। ठीक है। कहीं सरल होता है, कहीं क्लिष्ट होता है। और वैदर्भी रीति कौन कवि है? कालिदास है, भर्तृहरि है। ठीक है। और गौड़ रीति कवि कौन है? भवभूति। भवभूति मुख्यतः गौड़ रीति कवि है। यद्यपि उत्तराचरितम जो मुख्य रीति है वैदर्भी है। ठीक है। तृतीय अंग में खास तौर से पूरे उत्तराचरितम में दोनों का मिश्रण है, वैदर्भी और गौड़ी का। ठीक है। और वैदर्भी और किसकी है? कालिदास। पांचाली हो गए बाण भट्ट। ठीक। लाठी तो कोई रीति है नहीं, ये कुछ लोग मानते हैं, मुख्य नहीं आती है। आगे चलिए। वर्तमान में बाण भट्ट की कुल कितनी रचनाएं उपलब्ध होती हैं? तो बाण भट्ट की कुल कितनी रचनाएं हैं? उपलब्ध रचना पूछा है। उपलब्ध, तो उपलब्ध रचना 3 है। वैसे कुल रचनाएं की 6 प्राप्त होती हैं, जिसमें उपलब्ध 3 है। कौन कौन? पहले नंबर पे है हर्ष चरित, जो उनकी प्रथम गद्य कृति है। और दूसरा है कादंबरी, जो उनकी दूसरी गद्य कृति है। और तीसरा है चंडी शतक, जो मुख्य काव्य है। ठीक है। तो 3 गद्य कृतियां उनकी उपलब्ध। इसके बाद मुकुट तारितम, पार्वती परिणय और पद्य कादंबरी। 3, तो 3 3 6 रचना उनकी है, जिनमें 3 उपलब्ध है, 3 उपलब्ध नहीं है। क्लियर है। आगे चलते हैं। बाण भट्ट की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? तो बाण भट्ट की प्रथम गद्य कृति पूछा है, तो प्रथम गद्य कृति कौन सा है? हर्ष चरित। ठीक। और ये किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पर है।
और तीसरे नंबर पे है चंडी शतक, ये प्रथम। ठीक है, तो पहला हर्षचरित, दूसरा कादंबरी, तीसरा चंडी शतक। और शिरा विजयम ये किसका उपन्यास है? ये तो अंबिका दत्त व्यास जी का उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास। और ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 3 विराम और 12 निश्वास है, प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बाणभट्ट की गद्य रचनाओं की संख्या कितनी है? गद्य रचना पूछा है, ध्यान दीजिए, गलती से पूरा रचना मत, अच्छा रचना। तो गद्य रचना कितनी है? तो 2। कौन कौन सा? कादंबरी जो दूसरे नंबर पर है, और हर्षचरित। ठीक, ये 2 गद्य रचनाएं हैं। नाटक कितने हैं? 2, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय। मुक्तक काव्य कितने हैं? 1, चंडी शतक। अब पद्य भाग कितने हैं? तो पद्य 1, पद्य कादंबरी। ठीक है, तो गद्य रचना कितना हुआ? 2, ये 2 वाला ऑप्शन सही। आगे चलते हैं। हर्षचरित है, विधा पूछा है। हर्षचरित क्या है? यह आख्यायिका है। क्या है? आख्यायिका है। और आख्यायिका क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। और इसमें कितने उच्छ्वास है? 8 उच्छ्वास हैं। प्रधान रस इसका क्या है? वीर है। गुण क्या है? ओज है। ये सब चीजें पता रखिएगा। कथा, कथा क्या है? कादंबरी। भूमिका भाग में बाणभट्ट ने साफ साफ लिखा है कि कादंबरी कथा है, और हर्षित क्या है? आख्यायिका है। और किस प्रकार कथा है? मूलतः इसमें भी कथा तो है, लेकिन कल्पना प्रसूत है। कल्पना प्रसूत या कल्पना जन्य कथा है। ठीक है, कल्पना से उत्पन्न। मुकुट ताड़ितक नाटक है। मुक्तक काव्य क्या है? चंडी शतक है मुक्तक काव्य। ठीक, और नाटक मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय, ये 2 नाटक हैं। ठीक है, आगे आइए। हर्षचरित के प्रारंभिक कितने उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा प्राप्त होती है? तो प्राप्त हुआ, तो बताया था अभी कि हर्षचरित के प्रथम 2.5 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा प्राप्त होती है। और कादंबरी के 10 से लेकर 20 श्लोकों में वंश परिचय मिलता है। और बाणभट्ट एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना जीवन परिचय पूरा उल्लेख किया, लिखा है, और खासतौर से पौराणिक शैली में वर्णन किया है वंश उत्पत्ति का। आगे चलिए। बाणभट्ट के पितामह, पितामह कौन थे? तो बाणभट्ट के पितामह थे अर्थपति। ठीक है, और इनके कितने पुत्र थे? 11 पुत्र थे इनके। ठीक है, चित्रभानु कौन थे? बाणभट्ट के पिता थे। और वत्स कौन थे? इनके वंश के प्रथम पुरुष, जिनसे इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ती है। वत्सु कौन थे? इनके गुरु थे। आइए आगे चलते हैं। बाणभट्ट की पत्नी, भाई पत्नी को तो जानना चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो कुछ संभव नहीं। तो बाणभट्ट की पत्नी थी कौन? रसिका, पद्मावती, गंगा देवी, या सूर्य शतककार की बहन। तो कौन थी? रसिका तो भारवी की पत्नी थी, पद्मावती तो कालिदास की पत्नी थी। तो सूर्य शतककार, सूर्य शतककार कौन है? मयूर भट्ट। सूर्य शतककार हैं मयूर भट्ट। ठीक है, और इनकी बहन, मयूर भट्ट की बहन से शादी हुआ था, जो सूर्य शतकम के लेखक हैं। आगे, ये किसकी पत्नी थी? भारवी की। और ये पद्मावती नहीं हो तो कालिदास की विद्वत्मा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ये। आगे चलते हैं।
मालती किसकी बहन थी? भारवी, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि। तो किसकी बहन थी? बाणभट्ट की एक एकलौती बहन थी। और भाई कितने थे? दो, चित्रसेन, मित्रसेन। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के गुरु थे, बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो बाणभट्ट के गुरु थे भरवु या अत्सु। ठीक है। और शारदा तनय कहते हैं कालिदास को, शारदा जो ससुर का नाम मिलता है। तो भत्सु उनके गुरु थे। चलिए जहां आवश्यक होगा उस पर चर्चा होगा, ये सब तो। बाणभट्ट किस राजा के सभा पंडित थे? किसके दरबार में रहते थे? तो ये हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। ठीक। आगे है, बाणभट्ट के वंश का क्या नाम है? तो बाणभट्ट के वंश का नाम है वात्स्यायन या वंश, वत्स वंश। ठीक है। अब कुशिक गोत्र किसका था? भारवी का कि भगवती का? भेड़ा वंश किसका था? तो कुशिक थे, भारवी, भेड़ा वंश थे अंबिका दत्त व्यास जी। और कौशिक वंश किसका था? विश्वामित्र का। कौशिक गोत्र का कौशिक, विश्वामित्र को कौशिक मुनि भी कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बाणभट्ट के लिए? वात्स्यायन या वत्स वंश। आगे चलते हैं, बाणभट्ट किसके उपासक थे? तो जब आप कादम्बरी पढ़ेंगे तो उनमें महाश्वेता से लेकर के अन्य सभी कई जगहों पर मंदिर इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि सब शिव का ही वर्णन आए हुए। तो ये शिव के उपासक थे। ठीक है। शिव के पुजारी थे। यानी क्या थे? भारवी, अरे बाणभट्ट शैव थे, भारवी भी शैव थे, कालिदास भी शैव थे। ठीक है। तो शिव के उपासक थे। प्रीतिकूट नामक ग्राम का संबंध किस कवि से है? तो प्रीतिकूट नामक ग्राम का संबंध किससे भैया? बाणभट्ट जी से है। बिहार सोन नदी और प्रीतिकूट, बिहार सोन नदी प्रीतिकूट, वर्तमान शाहाबाद बिहार। आगे चलते हैं, कादम्बरी की प्रस्तावना के कितने श्लोकों में बाणभट्ट ने अपना वंश परिचय दिया? आ गया। तो कितने श्लोकों में वंश परिचय दिया है भैया? 10 की 11 की 5 की 20। तो हम सभी जानते हैं कि 10 से लेकर के 20 तक, तो 10 से लेकर 20 तक कितने हो जाएंगे? 11 श्लोक। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11। यानी बाणभट्ट ने कादम्बरी के भूमिका भाग में 11 श्लोक को अपना वंश परिचय दिया। ठीक है। आगे चलते हैं, किसी ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास क्या है? ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का जो प्रथम प्रयास है वो है आपका हर्षचरितम, जो बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है और प्रथम प्रयास भी है इतिहास पर लिखने का। ठीक है। कादम्बरी द्वितीय गद्य कृति है, शिवा विजय किसका उपन्यास है? अंबिका व्यास जी का है। और वासवदत्ता किसका निबंध है? किसका गद्य काव्य कथा है? तो वासवदत्ता सुबंधु की है। वासवदत्ता क्या खास बात है? यह श्लेष प्रधान ग्रंथ है, प्रत्यक्षर श्लेष गणा, इसके प्रत्येक अक्षर में पग पग पर श्लेष भरा पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, हर्षचरित में कुल कितने उच्छ्वास हैं? तो बार बार चर्चा हो रहा है कि हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, हर्षचरित गुण प्रधान है, तो कौन सा गुण प्रधान है? ओज गुण प्रधान है। हर्षचरित ओज गुण प्रधान है। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? ओज। ठीक। हर्षचरित ओज गुण प्रधान क्या है? आख्यायिका है। आगे, हर्षचरित का प्रधान रस क्या है? तो हर्षचरित का प्रधान रस क्या है? वीर। ठीक है। शांत रस किसका प्रधान है? महाभारत का।
और बुद्ध चरितम का भी शांत रस है। ठीक है, श्रृंगार तो कई का है, कादम्बरी फिलहाल, और ये हो गया हर्षचरित का, और करुण किसका हो गया, ये उत्तर राम चरित का मुख्य रस क्या है, करुण। इस प्रकार से हर्षचरित का प्रधान रस हो गया वेद, बाकी ऐसा ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। किस ग्रंथ का आरंभ शैली में हुआ है, कौन शैली, पौराणिक शैली। तो पौराणिक शैली में किसका आरंभ हुआ है, हर्षचरितम का। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य की सबसे उत्कृष्ट गद्य रचना कौन सी है, तो सबसे उत्कृष्ट गद्य रचना क्या है, कादम्बरी। कादम्बरी रसज्ञानाम आहारो अपि न रोचते, किसका कथन है, पता नहीं, नाम नहीं मिलता है, किसी आलोचक ने, इनके प्रशंसक ने कहा। आगे है, अगला प्रश्न है, कादम्बरी के कितने भाग हैं, तो कादम्बरी में कुल कितने भाग हैं, 2 भाग, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये 2 भाग हैं। पूर्व भाग के लेखक बारभट्ट है, उत्तरार्ध भाग के लेखक कौन है, भूषण भट्ट। ठीक है, और पूर्वार्ध भाग के पूरे ग्रंथ का 2/3